और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक पावरफुल अटैक बनाता है और जो प्रिंस है ना, बोला जाए तो टर्की प्रिंस है ना, उसके जानवर के ऊपर कर देता है। अब ये जानवर जब याचन को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो ये भी अपने मुंह से एक आग का गोला निकालता है और ये भी याचन के हमले के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जब दोनों हमले आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है और धमाके से बहुत सारी धूल निकलती है। इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि सारी की सारी धूल उसके ऊपर जम चुकी थी और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। अब जैसे याचन पत्थर की मूर्ति में बदलता है ना, तो हमें दोबारा से उसी टर्की प्रिंस को बताया जाता है। प्रिंस चलता है तो सुनीति से कहने लगता है कि जी लो प्रिंसेस, मैंने आपके दुश्मन को गुलाम बना लिया है, आप जैसा इसके साथ करना चाहो वैसा कर सकते हो। अब जैसे ही टर्की प्रिंस कहता है ना, तो सुनीति चलती है तो आगे बढ़ने लगती है याचन को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ ये भी कहने लगती है कि हम दोनों एक ही वर्ल्ड से आए हैं, लेकिन मैं तुम पर रहम बताऊंगी और तुम्हें क्रूरता से नहीं मारूंगी। अब सुनीति चलती है तो अपनी तलवार से याचन के ऊपर हमला कर देती है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है, खासकर उसकी सोल सी को बताया जाता है, जिसमें याचन अपने सेकंड लेवल पर अपग्रेड कर चुका था। अब जैसे ही याचन अपने सेकंड लेवल पर पहुंचता है ना, तो याचन चलता है तो उसके ऊपर जो धूल की परत चढ़ी थी ना, उसे तोड़ देता है, जिस वजह से याचन के शरीर से पावरफुल शक्तियां निकलती हैं और जो सुनीति, टर्की प्रिंस और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, वो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और तो और याचन की शक्तियों की वजह से यहाँ पर तूफान सा आ जाता है। अब इतने में याचन चलता है तो अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ पर सभी से लड़ने लगता है, लगे तेरी। और तो और जो क्रीचर है ना, वो भी हमारे याचन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन याचन चलता है तो अपने 5 चक्र से जो क्रीचर है ना, इल्ली है ना, उसी भी टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। अब जैसे याचन ऐसा करता है ना, तो याचन चलता है तो जो टर्की प्रिंस का बर्फ है ना, उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से जो तीनों की तीनों हड्डियों के कंकाल है ना, वो भी आजाद हो जाती हैं। अब जैसे ये हड्डियों के कंकाल भी आजाद होते हैं ना, तो याचन चलता है तो तीनों की तीनों हड्डियों के कंकालों से कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी हैं। तीनों के तीनों कंकाल चलते हैं तो वो भी यहाँ से भाग जाती हैं। अब याचन चलता है तो वो भी यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि भले ही उसने रैंक 2 पर ब्रेक थ्रू कर लिया हो, फिर भी उसकी शक्ति अभी इतनी नहीं है कि वो एक साथ सुनीति, टर्की प्रिंस और टर्की प्रिंस की लोगों से लड़ सके। इसलिए याचन चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें सुनीति को बताया जाता है। सुनीति चलती है तो टर्की प्रिंस से कहने लगती है कि उसने लेवल 2 में अपग्रेड कर लिया है, बोला जाए तो ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से उसकी शक्तियां भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर हमने उसे अभी नहीं मारा ना, तो वो पक्का यहाँ से भाग जाएगा। अब सुनीति चलती है तो यह कहकर जो जंगल है ना, उसमें और भी गहरे के हिस्सों में जाने लगती है। टर्की प्रिंस चलता है तो सुनीति से मना करता है कि प्रिंसेस आप अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन है और अगर हम अंदर गए तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन सुनीति चलती है तो टर्की प्रिंस की बात नहीं मानती और वो फाइनली जंगल के और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में चली जाती है। अब इतने में हमें टर्की प्रिंस को बताया जाता है जो कि अपने ही सैनिकों को ऑर्डर देता है कि आस पास जाओ और उसे ढूंढो। अब भाई साहब अपने प्रिंस के आदेश पर ये सैनिक चलते हैं तो ये इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइजन है ना, वो कमजोर लोगों पर हावी होने लगता है और उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से सैनिक वगैरह चलते हैं तो अपने लोगों पर ही हमला करने लगते हैं। अब जब प्रिंस ये देखता है कि उसके सैनिक उसके ही लोगों से लड़ रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है। इतने में सुनीति चलती है तो वो भी प्रिंस के साथ जितने भी सैनिक आए हैं ना, उन्हें मारने लगते हैं, लगे तेरी। और प्रिंस से भी कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सैनिक हम पर ही हमला कर रहे हैं, लगता है कि इनके दिमाग पर पॉइजन हावी हो गया है, अगर इन्होंने हमें भी काट लिया ना, तो हो सकता है कि हम भी ज़ॉम्बीज बन जाएं, इसलिए इन्हें मारो। अब भाई साहब सुनीति की ऐसी बातें सुनकर टर्की प्रिंस चलता है तो वो भी अपने लोगों को मारने लगता है तलवार से, लगे तेरी। लेकिन टर्की प्रिंस चलता है तो तलवार से मारने से पहले अपनी एक स्क्रॉल को निकालता है और जो पॉइजन उसके सैनिकों को कंट्रोल कर रहा था ना, वो पॉइजन ही उनके अंदर से निकाल लेता है, जिस वजह से टर्की प्रिंस के सैनिक चलते हैं तो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। अब टर्की प्रिंस चलता है तो यहाँ पर सुनीति को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसे सुनीति नहीं दिखती, जिस वजह से टर्की प्रिंस चलता है तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहाँ गई वो। लेकिन इतने में एक सैनिक चलता है तो वो टर्की प्रिंस से कहने लगता है कि प्रिंस हमें शायद अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, अगर आपको इस पॉइजन ने कंट्रोल कर लिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। टर्की प्रिंस चलता है तो अपने सैनिक को डांट देता है कि सटा, मेरे पास इसका भी तोड़ है। टर्की प्रिंस चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है और उस स्क्रॉल की सहायता से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सुनीति को बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें याचन को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ते बढ़ते गुफा के पास आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर याचन आता है ना, तो याचन चलता है तो इस गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे याचन इस गुफा के अंदर आता है ना, तो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीचर सोया हुआ दिखता है। याचन समझ जाता है कि अगर एक क्रीचर जाग गया ना, तो वो पक्का उसे घसीट
तर मारेगा और तो और वो उसकी आंखों की गोटियां निकाल कर गोटियां भी खेलेगा। इसलिए याचन चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है। अब याचन यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी यहाँ का जो पॉइजन है ना वो थोड़ा सा पॉइजन याचन के अंदर चला जाता है। इतने में याचन चलता है तो इस पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। इतने में याचन की नजर यहाँ पर एक कपड़े पर पड़ जाती है। अब याचन इस कपड़े को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस कपड़े से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। याचन समझ जाता है कि शायद एक कपड़ा खास है, इसलिए याचन चलता है तो इस कपड़े को लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सुनीति आ जाती है और वो याचन के ऊपर हमला कर देती है। अब जब याचन सुनीति को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी मजबूरी में सुनीति के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी और फिर इनके बीच दोबारा से तलवारबाजी से लगे तेरी छिड़ जाती है। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर पॉइजन हावी था, इसलिए दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जैसे नॉर्मल फाइट होती है ना, थोड़ी बहुत शक्तियों मिलाकर वैसी फाइटें लोग करते रहते हैं। अब हमारे याचन चलता है तो फाइनली जो कपड़ा है ना उसे भी हासिल कर लेता है और जो लिंगर है ना उसे भी घुटनों के बल ले आता है। हमारे याचन चलता है तो लिंगर को समझाने लगता है कि देखो, मैं तुम पर हमला करना नहीं चाहता, इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता। लिंगर चलती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है और याचन से कहने लगती है कि तुमने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है, तुमने मुझे बेहोश कर मेरा फायदा उठाने की भी कोशिश की है। हमारे याचन चलता है तो मना कर देता है कि मैंने कोई भी तरीका नहीं अपनाया है तुम्हें बेहोश करने का। अगर तुम्हें सच जानना है ना तो तुम्हें शायद अपने दिमाग पर जोड़ देना चाहिए कि तुम लगातार किसी के जाल में फंसती जा रही हो। अब भाई साहब हमारा याचन ये कहता ही है, तभी सुनीति चलती है तो सोचने लगती है और उसे थोड़ा बहुत याद आ जाता है कि उस कमरे में वो प्रिंस ही था जिसने कि वो फ्लावर वहाँ पर रखे थे, जिसकी वजह से वो बेहोश होने की स्थिति में आ गई थी। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सुनीति चलती है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि मैं पर तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ। हमारे याचन चलता है तो सुनीति को नजरअंदाज कर देता है और यहीं पर उसकी तलवार फेंक कर चला जाता है। अब इतने में यहीं पर हमें उस यूनिकॉर्न वाले घोड़े को बताया जाता है। यूनिकॉर्न वाला घोड़ा चलता है तो वो सुनीति को बचाने लगता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टर्की प्रिंस को बताया जाता है, जो कि याचन को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास आ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को बताया जाता है, जो कि इस गुफा में पहले से ही आ चुका था और जो उसके तीनों दोस्त है ना, बोला जाए तो हड्डियों के कंकाल, उसने पहले से ही प्लान बनाया था कि टर्की प्रिंस को वो इसी गुफा में मारेगा। अब फाइनली जैसे टर्की प्रिंस इस गुफा में आता है ना, तो याचन और उसके तीनों फ्रेंड चलते हैं, बोले जाए तो हड्डियों के कंकाल चलते हैं, तो यहाँ पर सारे सैनिकों को मार डालती हैं और जो टर्की प्रिंस है ना उसे भी घेर लेते हैं। अब टर्की प्रिंस चलता है तो वो याचन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई हमारे बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। याचन चलता है तो वो कहने लगता है कि तुझे तो आज मारना ही पड़ेगा। अब टर्की प्रिंस चलता है तो वो समझ जाता है कि याचन किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए टर्की प्रिंस चलता है तो एक स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है, जो कि फ्लाइंग वाला स्क्रॉल था, और यहाँ से निकलने लगता है। अब जब याचन टर्की प्रिंस को ऐसे निकलता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो दोबारा से चक्रों का इस्तेमाल करता है और जो टर्की प्रिंस एक स्क्रॉल की सहायता से उड़ रहा था ना, उसी स्क्रॉल पर हमला कर देता है, जिस वजह से टर्की प्रिंस का एक हाथ कट जाता है और टर्की प्रिंस चलता है तो वो नीचे खाई में गिर जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है, जो कि मस्त अपने 3 दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है और जो सबसे पहला हड्डियों का कंकाल है ना उसके हाथ की व्यवस्था कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो हाथ है ना वो एक धमाके के कारण ब्लास्ट हो चुका था। इसलिए याचन परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार इस कंकाल का हाथ वापस कैसे लाया जाए। इतने में अब हमें इन्हीं कंकालों में से तीसरे नंबर के कंकाल मंकी कंकाल को बताया जाता है, जिसके पास एक अजीब सी दवा थी। ये मंकी कंकाल चलता है तो जो अजीब सी दवा है ना उसे जो फर्स्ट नंबर का हड्डियों का कंकाल है ना उसके हाथ पर डाल देता है। अब जैसे मंकी किंग ऐसा करता है ना, तो जो पहले नंबर के कंकाल का हाथ था ना जो कि ब्लास्ट हो चुका था, वो पहले से रिजनरेट हो जाता है। अब जैसे ही दोनों के दोनों कंकाल ये महसूस करते हैं कि मंकी कंकाल के पास एक ऐसी दवा है जिसकी सहायता से हम हमारे हाथों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों एक कंकाल चलते हैं तो मंकी कंकाल पर हमला करने लगते हैं और वो दवा छीनने लगते हैं। लेकिन मंकी कंकाल के हाथों से इसी दौरान वो दवा यहाँ पर गिर जाती है और यहाँ के जो पेड़ वगैरह है ना वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाते हैं और तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी फैल जाती है, जिस वजह से हमारे याचन जो जख्मी था ना वो भी पूरी तरीके से हील हो जाता है। अब याचन चलता है, साथ ही साथ ये तीनों के तीनों कंकाल चलते हैं तो ये आपस में बातचीत करने लगते हैं। याचन चलता है तो इन तीनों कंकालों से पूछने लगता है कि तुम इस जगह पर काफी समय से रह रहे हो, इसलिए तुम्हें इस जगह की बहुत ही ज्यादा जानकारी है, क्या तुम मुझे एक लड़की के बारे में बता सकते हो जिसके की लंबे लंबे बाल हैं और वो बिना पंखों के हवा में उड़ सकती है, इसके अलावा वो शॉर्ट का इस्तेमाल करती हो, इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा याचन एक कहता है ना, तो मंकी कंकाल चलता है तो एक लड़की की एक्टिंग कर मस्त तरीके से बताने लगता है कि जो लड़की है ना वो ऐसे नखरे की तरह चलती है और अपनी जुल्फों को ऐसा बार बार पीछे करती रहती है। अब जब याचन मंकी कंकाल को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो याचन हाँ में से रिला देता है कि हाँ 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 ये वही लड़की है, या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो। मंकी कंकाल चलता है तो हाँ में से रिला देता है और याचन को एक जगह पर ले जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से टर्की प्रिंस और सुनीति को बताया जाता है। सुनीति को थोड़ा बहुत सच का पता चल चुका था, इसलिए सुनीति चलती है तो टर्की प्रिंस को यहाँ से छोड़कर चली जाती है।
टर्की प्रिंस चलता है तो वो सुनीति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीति बिल्कुल भी नहीं रुकती। अब इस बात से टर्की प्रिंस चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने कैप्टन के ऊपर ही तलवार तान देता है कि तुमने उस लड़की को सच क्यों बताया। कैप्टन चलता है तो वो भी टर्की प्रिंस से कहने लगता है कि मैं आपको ऐसे ही किसी लड़की के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता, क्योंकि आपको गू कबीले की इज्जत का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर टर्की प्रिंस चलता है तो कैप्टन की बातें सुनकर समझ जाता है कि सच में उसे अब टर्कीपन छोड़ना होगा और यहाँ पर वो जिस चीज को पकड़ने के लिए आया है ना, एविल ड्रैगन, उसे यहाँ से पकड़कर गू कबीले में ले जाना होगा ताकि उनकी खोई हुई इज्जत को वापस लिया जा सके। लेकिन टर्की प्रिंस चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि उस ड्रैगन को तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन पकड़ने से पहले जो याचन है ना उससे मेरा बदला जरूर लूंगा। अब भाई साहब टर्की प्रिंस के कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुनीति को बताया जाता है। जो घोड़ा है ना वो सुनीति को एक जगह पर ले आता है और यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। अब जैसी सुनीति यहाँ पर आती है ना तो वो थोड़ा अपने आप को फ्रेश फ्रेश महसूस करने लगती है। अब सुनीति अपने आप को यहाँ पर फ्रेश फ्रेश महसूस कर ही रही होती है, तभी आस पीस की पिंड खजूरा बारी बले आती है और सुनीति को अपने आप में ट्रैप करने लगती है। अब जब सुनीति अपने आप में ट्रैप होता हुआ दिखती है ना तो सुनीति चलती है तो अपनी तलवार से इन बलों को काटने लगती है, लेकिन सुनीति फिलहाल के लिए जख्मी थी, इसलिए पिंड खजूरा की बलें चलती हैं तो सुनीति को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। अब जब यूनिकॉर्न वाला घोड़ा सुनीति को ट्रैप होता हुआ दिखता है ना तो यूनिकॉर्न वाला घोड़ा चलता है तो इन बलों से अपने सिंग को टच कर देता है, जिस वजह से बलें चलती हैं तो पीछे हट जाती हैं। साथ ही साथ ये यूनिकॉर्न वाला घोड़ा चलता है तो एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से इन बलों को पता चल जाता है कि ये सुनीति है ना इस घोड़े की मालिक है, इसलिए अब शायद वो सुनीति को भी कुछ नहीं कर सकते। अब फाइनली ये बलें चलती हैं तो ये एक ब्लड की बूंद जो कि हरे कलर की होती है सुनीति के हाथों में डाल देती हैं, जिस वजह से सुनीति चलती है तो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से याचन को बताया जाता है और जो तीनों के तीनों कंकाल है ना वो याचन को एक अजीब सी जगह पर ले आते हैं। अब जैसे यहाँ पर याचन आता है ना तो उसे यहाँ पर एक सुंदर लड़की देखने को मिलती है जो की पानी में तैर रही होती है। जो लड़की चलती है तो ये मछली की तरह बाहर आ जाती है और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एक पहाड़ के ऊपर लैंड कर जाती है। अब जैसे याचन इस लड़की को दिखता है ना तो वो ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मिस चेंगली, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हेवेंस गेट को खोल दें ताकि मैं दोबारा से मृत्यु लोक की दुनिया में जा सकूं, क्योंकि इस अमरता की दुनिया में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसलिए मेरी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है। अब जैसे याचन ने कहता है ना तो हमें इतने में चेंगली की शक्ल बताई जाती है जो कि चेंगली नहीं बल्कि और कोई होती है। अब जैसे ही याचन ये देखता है कि ये सामने चेंगली नहीं है बल्कि कोई और है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और 2-3 कदम पीछे हट जाता है। इतने में जो लड़की चलती है तो याचन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन याचन चलता है तो इस लड़की के हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। अब इतने में लड़की चलती है तो याचन के सामने आ जाती है और याचन से कहने लगती है कि मेरा नाम जिया है और मैं यहाँ पर किसी विशेष चीज को लेने के लिए आई हूँ। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमें आसमान में एक बवंडर को बताया जाता है जो कि आग जैसा घूम रहा था। अब जैसे ये लड़की बवंडर को घूमता हुआ देखती है ना तो याचन को ये सलाह देकर कि यहाँ से चले जाओ और कहीं दूर जाकर छुप जाओ, तुम फिलहाल के लिए अपनी मृत्यु लोक की दुनिया में नहीं जा सकते, यहाँ से चली जाती है। याचन चलता है तो उस लड़की को जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन याचन के उसमें चुनचुने काटने लगते हैं, इसलिए याचन चलता है तो जिस दिशा में जो लड़की गई है ना उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब याचन चलता है तो एक जगह पर आ जाता है। अब जैसे याचन आता है ना यहाँ पर तो वो दिखता है कि आसमान से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे हैं और वो गोले सीधे समुद्र में गिर रहे हैं, जिस वजह से समुद्र में भी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। अब याचन इन लहरों को देख ही रहा होता है, तभी याचन को अचानक इन लहरों के बीच में से एक बंदा तेजी से अपने ओर आता हुआ दिखता है और पलक झपकती ये बंदा याचन के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा याचन के सामने प्रकट होता है ना तो वो उसे ग्रीट करते हुए याचन को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी मेरी जैसी बंदी को देखा है। याचन चलता है तो मना कर देता है और सामने वाला जो बंदा है ना मॉन्क उसे ग्रीट करने लगता है। अब इतने में मॉन्क चलता है तो वो आसमान में नजर घुमाने लगता है। इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर दो गॉडों की फाइट चल रही होती है लगातार, और इनमें से एक गॉड होती है ड्रैगन गॉड और दूसरी होती है एंजल गॉड, और दोनों बराबरी लेवल पर होती है, इसलिए दोनों की एकदम तगड़ी फाइट चल रही होती है लगातार। अब इतने में एंजल गॉड चलती है जो ड्रैगन गॉड से कहने लगती है लड़ते लड़ते कि हेवन से आदेश आया है कि जो ड्रैगन गॉड है ना या फिर बोला जाए तो ड्रैगन क्लैन है ना उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से राइज न कर सके। अब जैसे ही एंजल गॉड कहती है ना तो ड्रैगन गॉड चलती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है कि कौन सा हेवंस है, मैं किसी हेवंस को नहीं जानता। एक बार दोबारा से जब हमारा ड्रैगन क्लैन दोबारा से पावरफुल होगा ना तो उस समय हम सारे लोगों से चुन चुन कर बदल लेंगे जिन्होंने हमें सप्रेस करने की कोशिश की थी। अब भाई साहब ड्रैगन गॉड की ऐसी बातें सुनकर जो ड्रैगन एंजल है ना बोले जाए तो गॉड एंजल है ना वो गुस्सा हो जाती है और एक पावरफुल हमला ड्रैगन गॉड पर कर देती है, जिस वजह से ड्रैगन गॉड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और तो और उसका जो ब्लड की बूंदे है ना गोल्डन कलर की वो भी जमीन पर गिर जाती है। अब जैसे ये ब्लड की बूंद जमीन पर गिरती है ना तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और जो पूरा का पूरा ड्रैगन
ड्रैगन आइलैंड है ना उसे पूरा ही घेर लेता है। अब जैसे ही यहाँ पर एंजल गॉड अपने आप को गिरा हुआ पाती है तो इससे पहले वो कुछ कर पाती, इससे पहले एक पावरफुल अटैक आता है और जो एंजल गॉड है ना उसे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर एंजल गॉड का काम तमाम ही हो जाता है। बोले जाए तो एंजल गॉड यहाँ पर मार ही जाती है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें दोबारा से याचन को बताया जाता है, जिससे कि जो मॉन्क है ना वो कह रहा होता है कि तुम्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाना चाहिए, क्योंकि अब जो ड्रैगन आइलैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा खून खराबे से भरा होने वाला है। अब जैसे मॉन्क एक कहता है ना तो मॉन्क चलता है तो याचन को सलाह देकर यहाँ से निकल जाता है। अब याचन चलता है तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द जो चेंगली है ना इस आइलैंड पर उसे ढूंढना होगा, ताकि वो हेवंस बोला जाए तो मृत्यु लोक का दरवाजा ओपन करवा कर दोबारा से अपनी दुनिया में जा सके वापस। अब याचन ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ से हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक लड़की जो कि कुछ समय पहले ही हमारी याचन से मिली थी और इस लड़की का नाम था जिया। ये लड़की चलती है तो अपनी एक साथी से कहने लगती है कि ये लड़का मृत्यु लोक से आया है, इसलिए इस पर ध्यान रखना। और रही दुश्मनों की बात तो हमें जल्द से जल्द सारे के सारे दुश्मनों को खत्म करना होगा। और भाई साहब इस लड़की की है कहती है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर,